हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में मतलब होता है सामान्य स्वभाव सूचक भविष्यकालिक क्रिया। चलिए अब इसका पहचान हम लोग देखते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम ध्वनि क्रिया का अंतिम ध्वनि एगा, एंगे, एंगी, ऊंगा, ऊंगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, सकूंगी रहता है, उस हिंदी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य कहा जाता है। फिर से देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम ध्वनि एगा, एंगे, एंगी, ऊंगा, ऊंगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, सकूंगी रहता है, उस हिंदी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य कहा जाता है। जैसे वह विद्यालय जाएगा। यहाँ देखिए वाक्य लिखी गई है, इसका अंतिम अक्षर क्रिया का अंतिम ध्वनि ये देख लीजिए एगा है। यहाँ ये एगा यहाँ आपको मिल गया। फिर दूसरी वाक्य देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा। यहाँ दूसरी वाक्य में ऊंगा आपको मिल गया। यहाँ ये जो ऊंगा है यहाँ देखिए आपको ये। फिर तीसरी वाक्य में देखते हैं, वे नदी में कूद सकेंगे। तीसरी वाक्य के अंत में क्या है? सकेंगे ये। फिर चौथी वाक्य देख लीजिए, वह विद्यालय अवश्य जाएगा, इसमें एगा है। तो इस प्रकार ये सभी वाक्य जो लिखी गई हैं चारों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य हो गई। इसका यही पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ये रहेगा एगा, एंगे, एंगी, ऊंगा, ऊंगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, सकूंगी, इतना शब्द रहेगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होगी। कुछ वाक्यों में आप देखते होंगे, जैसे उसमें आ जाता है वह विद्यालय जाने लगा, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें एगा नहीं है, गा से नहीं होगा, केवल गा से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा आपका। अगर वो वाक्य का अंतिम अक्षर गा है, केवल गा, एगा नहीं है ये, तो केवल गा से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। जैसे कोई कहा वह विद्यालय जाने लगा, तो यहाँ जाने लगा का अंतिम अक्षर गा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य नहीं है। चलिए अब इसके अनुवाद का नियम देखते हैं। तो देखिए, यदि क्रिया का अंतिम ध्वनि एगा, एंगे, एंगी, ऊंगा, ऊंगे, ऊंगी रहता है, इतना शब्द देखिए 1 2 3 4 5 6 शब्द है। एगा, एंगे, एंगी, ऊंगा, ऊंगे, ऊंगी रहता है। जब ये 5 शब्द रहेगा तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के साथ, यानी आई व बी। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 2 शब्द आते हैं, वह आई और बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, और अन्य के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है। यानी सब्जेक्ट आई व बी के साथ शैल और अन्य के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। चलिए इसका हम अनुवाद करके उसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका वह है, वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही। फिर इसमें क्या रहा है कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन आई व बी, केवल आई व बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ चाहे जो हो उसके साथ आपको बिल का प्रयोग करना है। तो इसीलिए हो गया ही बिल। उसके बाद में हम लोग क्रिया लिखेंगे जाएगा। जाएगा के लिए आपको लिखना है गो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो जाने के लिए होता है गो, गो आपका फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है। उसके बाद में स्कूल, तो हो गया टू स्कूल। इस प्रकार ये वाक्य हो गई, ही विल गो टू स्कूल। अब दूसरी वाक्य का अनुवाद करेंगे,
मैं विद्यालय जाऊंगा। तो दूसरी वाक्य देखिए, मैं के लिए आपको लिखना आई। अब यहाँ देख लीजिए, आई व बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ लिखा गया शैल, आई शैल। फिर आपको क्रिया लिखना है, क्रिया आपका जाऊंगा है, जाऊंगा के लिए आपको गो का प्रयोग करना है, तो गो हो गया। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे स्कूल, तो टू स्कूल, इस प्रकार हो गया आई शैल गो टू स्कूल। फिर देखिए यहाँ तीसरी वाक्य का अनुवाद के लिए आपको दूसरे नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि तीसरी वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे। जब इस प्रकार की क्रिया के पहले अवश्य शब्द रहता है या क्रिया के बाद दबाव सूचक शब्द रहता है, तब कर्ता आई व बी के साथ बिल और अन्य कर्ता प्लस शैल या सभी कर्ता के साथ उड का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए तीसरी वाक्य का, वे नदी में कूद सकेंगे, तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे, वे के लिए लिखेंगे दे। उसके बाद में यहाँ देखिए क्या लिखा है नियम में, देखिए कह रहा आई व बी के साथ बिल, इसमें आपको करना था आई व बी के साथ शैल का प्रयोग, लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा। जब अवश्य शब्द रहेगा या क्रिया पे दबाव रहेगा तो आपको ये जो लिखा गया है बिल या शैल उसको पलट देना है, यानी आई बी के साथ यहाँ आप शैल लिखे हैं तो यहाँ बिल लिखेंगे और बाकी के साथ आपको लिखना है शैल। और या आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, केवल उड का प्रयोग कर दीजिए, चाहे कर्ता चाहे जो हो आप उड लगा दीजिए, बिल या शैल का प्रयोग खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देखिए, दे वुड जंप इनटू ए रिवर, जब आप वुड का प्रयोग कर देंगे तो आपको बिल और शैल का प्रयोग नहीं करना है। फिर देखिए चौथी वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं, ये वह विद्यालय अवश्य जाएगा, तो वह के लिए आपको लिखना है ही। अब ही के साथ इसमें आप बिल का प्रयोग कर रहे थे यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, इसका शैल हो जाएगा। जब क्रिया पर दबाव रहेगा तो आपको आई बी के साथ बिल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ शैल का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ हो गया शैल। फिर जाएंगे के लिए आपको लगाना है टू, उसके बाद में स्कूल, या इसका अनुवाद आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे करिए ही शैल गो टू स्कूल, और चाहे वुड लगा दीजिए ही वुड गो टू स्कूल। वुड आपका सबके साथ लगेगा, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे ही हो, दे हो, चाहे जो करता हो, वुड आपको सबके साथ लगा देना है, तो आप बिल और शैल का प्रयोग तब नहीं करना है। इस प्रकार ये वाक्य पूरी हुई। अब चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।